नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से आपके पाइथन क्लासेस का जो समय है वो चेंज हो चुका है। आपको अब पाइथन की जो क्लासेज है वो रात 9 बजे से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है आज से जो है अपना समय शेड्यूल जो है इस अनुसार सेटल कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए थे कि भाई हमारी क्लासेज हमें नाइट में दें, जिससे हम जो है उसकी प्रैक्टिस साथ में कर सकें। ठीक है, आज की अपनी जो क्लास होने वाली है उसकी जानकारी सुन लीजिए पहले है। आज हम जो है क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल को कैसे बनाया जाता है, और बेशक आप इस मॉड्यूल को सीखने के बाद जो है एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ ऐड करना सीख जाएंगे। मतलब एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कैसे एक्सेस करते हैं वो आप आसानी से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपके बहुत जल्द जो है पाइथन का सिलेबस क्लियर होने पे है। उसके बाद आपकी सी लैंग्वेज की क्लासेज और उसी के साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले आप जानिए कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। भाई मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल क्या होते हैं। देखिए, पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं फंक्शन, वेरिएबल और क्लास का एक संग्रह होता है। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि आप जिस पाइथन की फाइल में काम कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, कहीं पर क्लास बनाते हो, कहीं पर वेरिएबल बनाते हो, कहीं पर फंक्शन भी बनाते हो। फंक्शन क्या है, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि मान लीजिए आपको बार बार अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल को ऐड करना है, कहीं पर भी 2+2 10+12 कुछ भी मान लो, a+b को जोड़ना होता है बार बार। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप ऐड नाम का या कोई भी नाम का एक फंक्शन बना सकते हो, जिसको आप जब भी कहीं पर कॉल करोगे, ऐड लिखोगे तो उसका डेटा वहां आ जाएगा। तो ये फंक्शन आप इस प्रोग्राम की फाइल में बना सकते हो। और इस पूरी फाइल को अगर आप कहीं यूज लेना चाहते हो, इस पूरी प्रोग्राम की फाइल को अगर आप यूज लेना चाहते हो तो ये जो फाइल है इसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, मॉड्यूल कहने वाले हैं इस चीज को। तो मॉड्यूल का बेसिक सा चीज है कि इसके अंदर हम क्लास बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। इन सभी का जो ग्रुप होता है वो आपका मॉड्यूल कहलाता है। या आप दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि पाइथन के अंदर जो फाइल बन रही है उस फाइल को हम मॉड्यूल कहते हैं। चलिए, अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि प्रोग्राम बनाकर जब आप सेव किया जाता है तो उस फाइल को हम क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल की तरह यूज ले सकते हैं। या उसको, अब देखो आप बोलेंगे कि सर इसको हम दूसरे प्रोग्राम के साथ यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका, इंपोर्ट। इंपोर्ट का बेसिक्स आपको पता ही होगा, जैसे जावा लैंग्वेज आप सीखेंगे तो भी आपको पता होगा कि वहां पर किसी भी लाइब्रेरी को या फंक्शन को या मॉड्यूल को कॉल करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले आप समझिए कि मॉड्यूल क्या होता है। एक पाइथन में बनी फाइल है जिसके अंदर आप क्लास, वेरिएबल, फंक्शन सारे डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका आप फ्यूचर में यूज भी ले सकते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार फंक्शन था उसी प्रकार मॉड्यूल का भी बता देता हूं कि आपके पाइथन के अंदर दो प्रकार के मॉड्यूल देखने को मिलता है। पहला जो मॉड्यूल का प्रकार होता है वो था इनबिल्ट या प्री डिफाइंड मॉड्यूल। ये क्या होते हैं, देखिए ये वो मॉड्यूल होते हैं जिनकी परिभाषा या जिनका काम जो है वो पहले से पाइथन में बना बनाया मिलता है आपको। जैसे आप कहीं पर जैसे मैथ यूज करेंगे, जैसे आपको मैथमेटिक्स काम करने हैं तो आप मैथ का जो है मॉड्यूल इंसर्ट कर रहे हो, तो मैथ के सारे काम किसके अंदर है भाई, आपके मैथ मॉड्यूल में है। तो आपको इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा। अगर आपको डेट टाइम लेना है तो फिर आपको डेट टाइम लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहले से कुछ मॉड्यूल्स बने उसको हम बोलते हैं इनबिल्ट या प्री डिफाइंड, जो पहले से बने हुए हैं लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है बेसिक सा, कि इसका मतलब होता है कि आपको अपने अनुरूप अगर कोई भी मॉड्यूल बनाना है, जैसे भाई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, कोई भी ऐप बनाते हो, तो उसके अंदर आपकी आवश्यकता होती है, हर यूजर की अलग अलग आवश्यकता होती है। तो उसके अनुरूप अगर आपको मॉड्यूल बनाना है, फाइल बनानी है, उसको इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब मैं इसको आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा। देखिए यहां पर आगे उदाहरण में मॉड्यूल P1 में मॉड्यूल 1.py में फंक्शन है। देखिए मेरे पास ये एक मॉड्यूल है मॉड्यूल 1.py। ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है यहां पर, इसको सीधा से समझिए आप कि मेरे पास एक मॉड्यूल है 1 जिसका एक्सटेंशन क्या है, .py। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शन बनाए हैं। भाई क्या बनाए हैं, दो फंक्शन बनाए हैं इसमें। तो पहला फंक्शन मैंने बनाया है, और आपको ध्यान रखना होगा कि आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में भी समझाया होगा था कि यहाँ पर आपको जब भी नया फंक्शन बनाना होता है तो उसके लिए आप किसका यूज करके, डेव फंक्शन का यूज करते हैं। डेव का फुल नेम क्या होता है, डिफाइन होता है। तो आपने एक फंक्शन बनाया सम, ये पहले से नहीं बना हुआ है, ये यूजर डिफाइंड है, ध्यान रखना, मैं अपने अनुसार बना रहा हूं। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं सम, जिसके अंदर दो वेरिएबल दे रहा हूं, ए और बी। अब मैं क्या करता हूं कि ए और बी दे रहा हूं, उसके अंदर क्या करता हूं, सी और ए
सी में क्या होगा, एक सी नाम का और वेरिएबल है जिसमें ए और बी का मान जुड़ के इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और ये वापस उसको रिटर्न कर देगा। अच्छा, दूसरा देखिए एक और फंक्शन बना रहा हूं मल यानी मल्टीप्लाई का, जिसके अंदर क्या है कि ए और बी ले रहा हूं और इसके अंदर भी क्या है कि ए और बी को हम वैल्यू देंगे। यानी जब मैं मल वहां पर मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन है मैं अगर वहां पे कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेगा, सी में स्टोर करेगा, उसका रिजल्ट वापस दे देगा अपन को। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि एक पाइथन का नया वर्जन ओपन किया, मतलब नई फाइल ओपन की है, अब मैं इसको वहां पर ओपन करना चाहता हूं। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इंपोर्ट। देखो मैंने आपको बताया था इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर उस मॉड्यूल का नेम, तो मॉड्यूल का नेम है मॉड्यूल 1, तो मॉड्यूल 1 यहाँ इंपोर्ट हो गया। अब मैं जैसे प्रिंट और यहाँ पर मॉड्यूल 1 करूंगा, देखो मॉड्यूल 1 ये है यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं कौन सा फंक्शन यूज लेना चाहता हूँ, सम फंक्शन, तो देखो सम यहाँ पर लिख दिया, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल दे दी 10 और 5। तो ये 10 और जो 5 वैल्यू है वो जहाँ पे कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ए और बी में। तो ए और बी क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और सी में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया था कि ये सी वाला रिटर्न हो जाएगा, तो सी आपका रिटर्न दे देगा यहाँ पर 15। इसी प्रकार मैं अगर MUL वाला फंक्शन यूज करना चाहता हूं तो ये क्या करेगा, 10 और 5 को गुणा करेगा, 50 आपको रिटर्न दे देगा। तो मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है कि आपको एक कंप्लीट फाइल बना दी, अब उसके सारे डेटा आपको दूसरी फाइल में एक्सेस करने हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, मॉड्यूल्स का यूज करोगे। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अब आप देखिएगा नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ रहा है, देखिए मैं इसका जो प्रैक्टिकल है आपको सबलाइम जो एडिटर है उसके माध्यम से बताऊंगा। तो उसके लिए अपन जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वहां पर अपने मॉड्यूल काम आएंगे। अभी आपको ये समझना है इसको थ्योरी बेस्ड में कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कि भाई जो पाइथन के अंदर जो फाइल बनी जाती है जिसके अंदर आप काम क्या क्या कर रहे हो, तो उस फाइल को हम बोलते हैं मॉड्यूल। उस फाइल के अंदर अपने दो काम हमने किया कि ये दो वेरिएबल को जोड़ सकता है, ये दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। अब ये काम जो है हम पाइथन का जो अपना इंटरप्रेट मोड है उसके अंदर नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबलाइम का जो टेक्स्ट एडिटर है उसका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो है नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आएगा प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, तो उसके अंदर हम इसको लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक गेम भी क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कोई भी रेंडमली कोई भी जो है नंबर गेसिंग का एक गेम बनाएंगे, जिसके अंदर यूज लेंगे उसको सबलाइम को। अभी आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को एक मॉड्यूल की तरह बना सकते हैं और उसको किसी अन्य प्रोग्राम के थ्रू जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग लेना पड़ेगा और फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ का बनाना पड़ेगा, जिसका आपको प्रैक्टिकल मैंने लास्ट वाली क्लास के अंदर दिखा दिया है। अब देखिए कुछ आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जो फाइल का नाम होगा वही मॉड्यूल का नाम होगा। मॉड्यूल को कॉल या इंपोर्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम मॉड्यूल 1। देखो यहाँ पर ये पहला तरीका तो आपको बता दिया कि इंपोर्ट कीजिए, इस मॉड्यूल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके अंदर आपको क्या करना, प्रिंट करना है, और मॉड्यूल 1 क्या है, ये वाला। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सम वाला जो फंक्शन बनाया था इस फाइल में उसको यूज ले रहा हूँ। सम में भी मैं दो वैल्यू दे रहा हूँ, तो सम का फंक्शन मैंने क्या बताया था कि ये दो को जोड़ेगा, तो 10 और 5 को जोड़ेगा तो 15 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप फ्रॉम लिखिए, देखो यहाँ पर इंपोर्ट लिख रहे थे, अब यहाँ पर क्या है कि आप फ्रॉम लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप मॉड्यूल 1। अब इंपोर्ट यहाँ से सीधा हम उस फंक्शन को करवा देते हैं। अब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट आएगा। अब प्रिंट के अंदर क्या करते हैं, हम इन दोनों को नंबर देंगे तो वो जुड़ के आ जाएंगे। तो देखो इसमें भी 15 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि भाई देखो मैं अगर ये इंपोर्ट लिखूंगा तो सिर्फ सम फंक्शन ही इसमें से आएगा, मैंने यहाँ पर दो फंक्शन है सम और मल, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट सम लिखने से सिर्फ एक फंक्शन ही है जो बाहर आया, लेकिन ऑल फंक्शन लाने तो जिस प्रकार आप एसक्यूएल के अंदर यूज लेते थे एस्टेरिस्क का, तो उसका यूज लेंगे तो सारे के सारे फंक्शन आपको आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको तीनों इस मॉड्यूल के बारे में यूज रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर आपको यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आएगी कि भाई जो मॉड्यूल का नाम आपने जहां पर सेव किया था जिस टाइम से, उस टाइम लिख दिया आपने मॉड्यूल 1। ठीक है, अब इसको वापस MODULE 1 वापस लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका आप एलाइज नेम यूज ले सकते हैं। मैंने आपको एसक्यूएल के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि एलाइज नेम क्या होता है, कि जैसे मैं इसका एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे MD1, तो ये लिखूंगा इंपोर्ट MD1 तो भी काम हो जाएगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मॉड्यूल 1, ये तो पहले लिखेंगे आप उस मॉड्यूल का नाम। अब इसको किस प्रूफ में आप बनाना चाहते हैं, तो मैं लिख रहा हूं M1। अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंट और M1 लिख के सम कर रहा हूं तो भी मेरा काम हो जा रहा है। ये था मॉड्यूल को बनाने का और मॉड्यूल के बारे में एक बेस वाला नॉलेज। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम कुछ मॉड्यूल्स को देखेंगे जो पहले से बने बनाए आपको मिलते हैं। देखिए इसके लिए आप जो है docs.python.org/3.7 लाइब्रेरी math.html के अंदर जाकर भी इन सभी फंक्शंस को देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए मैथ मॉड्यूल का हम कब करेंगे, जब अपन को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होते हैं स्पेशल वाले।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहला मॉड्यूल वो है आपका शेल। शेल मॉड्यूल क्या करता है, देखो दो प्रकार के फंक्शन को आप एक ट्रिक्स के साथ आपको समझाता हूं। एक ये घर है, इस घर का दरवाजा है यहां पर जिससे आप बाहर आ रहे हैं। इस घर के अंदर जो छत है आपकी, ये छत, और एक है यहाँ पर ये फर्श। इस फर्श को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, इस फर्श को जो है हम यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर इसको फ्लोर। क्या बोलेंगे, फ्लोर। और यहाँ पर जो ये छत है उसको हम बोलेंगे सेल। तो बस अगर ये चीज आपको याद होगी तो इसका मतलब है कि आप सेल और फ्लोर फंक्शन को आसानी से यूज कर सकते हो। मतलब क्या है कि सेल फंक्शन जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5.6, ये शुरू कहां से हुआ था 5 से, ये खत्म कहां होगा 5.6 पे। तो देखो यहाँ पर इसका जो छत है वो है 6, इसका फ्लोर जो है वो है आपका 5। तो सेल फंक्शन जो होता है वो इस दशमलव की वैल्यू का ऊपर का जो मान होता है आगे का वो रिटर्न करता है। अब चाहे यहाँ पर 5.1 हो, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 या 9 से लेकर 1 तक के बीच में आप कोई भी उसके आगे का लिख दो, उसके आगे का मान आ जाएगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पर कहता हूं कि 8.6 आपको मैंने दिया, बताओ इसका सेल मान क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 9। अगर आपको मैंने बोला 1.2 इसका सेल मान बताओ, तो आप बताएंगे सर 2। अगर मैंने आपको बोला 3.5 इसका सेल मान बताओ, तो आप बताएंगे सर 4। तो ये चीज होती है सेल, जिसके अंदर आप उसका जो आगे का जो मान होता है वो आप एक्सेस करते हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको समझा देता हूं। देखिए मैं आपको पाइथन की प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर विजिट करवा देता हूं, जिससे आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाए साथ में। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल स्क्रीन आ चुकी होगी। अब मैं आपको यहां पर इसको समझाता हूं कि इसको किस प्रकार आपको यूज लेना है। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मैं मान दे रहा हूं x बराबर, जैसे मैंने कोई भी मान दे दिया 9.3, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं और यहां पर इसके अंदर मैं मॉड्यूल कौन सा हम सीख रहे हैं, मैथ, तो मैं यहां पर लिखूंगा मैथ का मॉड्यूल नाम। अब उसके अंदर अपन फंक्शन कौन सा कॉल कर रहे हैं, देखो मैथ तो मैन एक लाइब्रेरी हुई, उसके अंदर भी फंक्शन होंगे अलग अलग। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मुझे सेल फंक्शन को यूज लेना है। चलिए सेल को ले लिया। अब इसको अप्लाई किस पे करना है, तो इसको अपन को अप्लाई करना है एक्स के ऊपर। तो इस एक्स का नाम आप इसके अंदर डाल दीजिए। बस आपका यहां पर math.ceil, math is not defined। देखिए यहाँ पर उस फाइल के अंदर हमने जो है पहले इंपोर्ट नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि पहले आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो मैं मैथ को इंपोर्ट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट किया और मैथ लिखा। इसका मतलब क्या है कि मैं एक मैथ नाम की लाइब्रेरी है जिसको यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस इंपोर्ट नाम की इस लाइब्रेरी के अंदर मैंने लिखा है मैथ। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये लाइब्रेरी वहां से कॉल हो चुकी है मैथ वाले। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ अगेन। तो मैं वेरिएबल बनाया मैंने ये, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी 9.3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने किया प्रिंट। अब मैं प्रिंट देखना चाहता हूँ किसका, एक मैथ नाम का यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसके अंदर सेल नाम का फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं जो है एक्स को पास कर देता हूं। तो इस एक्स को मैं जैसे पास करूंगा तो देखो इस 9.3 का आगे का मान क्या होगा, 10। क्योंकि देखो 9.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जैसे ही वो खत्म होगा 9 के बाद तो 10 आंसर आएगा। एंटर कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने इसका आंसर आ चुका है 10। तो सेल क्या करता है, हमेशा जो छत याद रखना है आपको। फ्लोर मतलब फर्श और सेल मतलब होता है छत, यानी ये आपके पॉइंट के आगे की संख्या देगा और फ्लोर जो होगा वो पीछे की संख्या देगा। देखो यहाँ पर मैं आपको उस फ्लोर को भी दिखा देता हूं। देखो एक फ्लोर फंक्शन भी होता है इसके अंदर। तो मैं इसी एक्स का अगर फ्लोर मान देखना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि ये 9.3 कब से शुरू हुआ था, 9 से शुरू हुआ था। यानी इसका जो पहले का मान है वो है 9, आगे का मान है 10। ये देखिए आपके सामने दोनों का दोनों आंसर जो है एकदम क्लियर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि अगर आप सेल निकालते हैं तो वो उसका छत मान देता है यानी आगे का मान, और फ्लोर जो होगा उसका फर्स्टली मान देगा यानी उसका जो नीचे का मान होगा वो देगा। तो यहाँ पर आप दोनों को समझ में आ चुका होगा। ये दोनों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे कि यहाँ तक आपको समझ में आया है नहीं आया है। चलिए तो अब हम आगे की बात डिस्कस करते हैं। कई जनों का ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि भाई आप अगर यहाँ पर 0.3 या पॉइंट की संख्या नहीं देंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो वैल्यू आपने इनपुट की है वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने अगर x का मान रखा होता 9 या 10 बिना दशमलव वाली संख्या, तो वापस आउटपुट में भी आपको वही संख्या मिल जाती 9 या 10। यानी जब आप इसको पॉइंट की संख्या देंगे तो ये काम करेगा आगे और पीछे की संख्या देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
चलिए अब आगे मैं नेक्स्ट आपको फंक्शन दिखाने जा रहा हूं, वो है आपका फैब्स। ये क्या करता है आपके, यह एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी अगर आपने इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दे दी है तो उसको ये पॉजिटिव में बदल देगा, और अगर पॉजिटिव है ऑलरेडी तो वो फिर वापस पॉजिटिव ही मिलेगी, आपको ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सा इसका काम है। अब मैं इसको भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर पहले ये भी देख लीजिए कि मैंने एक -10 का इनपुट किया इसके अंदर, और जब इसके ऊपर फैब्स निकाला तो यहाँ पर रिजल्ट आपको पॉजिटिव में 10 आ चुका है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल, मैं यहाँ पर एक y नाम का वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर मैं एक -5 का वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं। अब अगर मैं इसके ऊपर जो है फैब्स को यहाँ पर अप्लाई करता हूं FABS, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर आ चुका है। सॉरी यहाँ पर हम y को पास करना भूल गए थे। ये देखिए आपके पास 5.0 आ चुका है, ठीक है ना। यानी ये जो आपकी माइनस की जो वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसके बारे में रखनी है, फैब्स के बारे में ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अपने 3 फंक्शन हो चुके हैं, एक हो चुका है फ्लोर, एक हो चुका है शेल, और एक हो चुका है फैब्स, ठीक है ना। तीनों फंक्शन को याद रखना है आपको। आगे की फंक्शन की क्वालिटी देखिए आप। नेक्स्ट अपना जो फंक्शन आ रहा है वो है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या करता है आप देखिए, यह इंटीजर प्रकार का फैक्टोरियल मान देता है। इसमें नेगेटिव वैल्यू पास करने पर यह एरर प्राप्त होती है। देखिए इसके अंदर एक चीज होती है कि इसके अंदर आप एक नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। अब कई जने कंफ्यूज हो रहे होंगे फैक्टोरियल क्या है। इसको सिंपल से एक ट्रिक के साथ याद रखिए कि मैं आपको एक संख्या देता हूं जैसे 9, तो फैक्टोरियल मान कैसे निकाला जाता है, इसको उल्टा जो है आप जो इसकी वैल्यू है उसको गुणा करना शुरू कर दो। यानी आप 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनको आपस में आप गुणा करोगे, जो मान आएगा उसको हम फैक्टोरियल मान बोलते हैं। तो मैंने यहां पर मान दिया है 5, x का मान दिया है 5। अब देखिए मैं इसके ऊपर अगर फैक्टोरियल लिखाता हूं ये फंक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 1, तो इन सभी को आप अगर गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 120। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैं एक z नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, z नाम का वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूं यहां पर जैसे 4, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसके ऊपर मैथ डॉट फैक्टोरियल अगर इस यहां पर अगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, देखिए यहां पर मैं इसको z को पास कर देता हूं, तो आपके पास आया है 24। अब अगर आप जो है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा, ठीक है, 24। इस प्रकार से आप कोई भी मान अगर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप फैक्टोरियल फंक्शन का प्रयोग करेंगे। और आपको बता दिया कि फैक्टोरियल कैसे ज्ञात किया जाता है, जो संख्या दे रखी है उसको उल्टा शुरू कर दो और उसके बीच में आप मल्टीप्लाई कर दो, बस उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम फैक्टोरियल मान कहेंगे। चलिए अब आगे का फंक्शन डिस्कस करते हैं। आगे का अपने जो फंक्शन आ रहा है वो है फ्लोर, जो कि हमने देख लिया था अभी। फ्लोर जो होता है वो क्या करता है, आपको नीचे का जो मान होता है उस प्रकार का रिजल्ट आपको दे देता है, ठीक है ना। सेल जो होगा वो छत का मान देगा और फ्लोर जो होगा वो फर्श का मान देगा। ये दोनों को याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है भाई, याद रखिएगा इसको, मैंने एसक्यूएल के अंदर भी बताया था आपको। नेक्स्ट अपने जो फंक्शन आ रहा है वो है आपका एफ सम फंक्शन। ये क्या करता है, जो लिस्ट और टपल के अंदर जो वैल्यू दी होती है उन सभी का सम यानी टोटल ज्ञात करता है। कौन, एफ सम यानी फंक्शन सम। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। पहले ये देख लीजिए कि एक एल नाम की लिस्ट बनाई जिसके अंदर मेरे पास 12 5 7 और 3 ये स्टोर करवाया। जब मैं इसके ऊपर सम फंक्शन अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या होगा, एफ सम जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 27, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। यहां पर अगर आपके सामने मैं प्रैक्टिकल स्क्रीन को शेयर करता हूं तो यहां पर देखिए आपके सामने है प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं यहां पर एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, जैसे एल नाम का या पी नाम का कोई भी आप एक, या टी नाम का एक, कोई भी नाम से आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं यहां पर जैसे 2, 5, 6, जो भी आप मान इसके अंदर दे रहे हैं। अब मैं इसको करता हूं एंटर और यहां पर एक फंक्शन को ऑन कर रहा हूं प्रिंट, और इसके अंदर मैं यहां पर दे रहा हूं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके लिए आपको ध्यान रखना, जब प्रोग्राम शुरू करोगे तो उसके शुरू में आपको इंपोर्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो आप इसके ऊपर इसको काम नहीं करवा पाएंगे। तो मैं यहां पर प्रिंट मैथ डॉट अगर मैं यहां पर एफ सम यूज करता हूं तो ये क्या करेगा कि इस लिस्ट का टोटल ज्ञात कर लेगा, ठीक है ना। तो इस 2, 5, 7 और 9 का टोटल जो होगा वो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं पर भी कभी भी अगर किसी लिस्ट का टोटल ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप इस फंक्शन का, मैथ फंक्शन का भी यूज ले सकते हैं। ये देखिए आपके पास जो रिजल्ट आया वो है 9.0, ठीक है ना। इस 9.0 को जो है आप ऐसा पता कर सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जितने टोटल वैल्यू उनको जोड़ेंगे तो वो आपके सामने इसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट फंक्शन दे रहा है
वो है आपका SQRT। SQRT का मतलब क्या होता है कि ये आपको जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। स्क्वायर रूट सभी को निकालना आता है। जैसे मैंने अगर आपको दे दिया यहाँ पर 81, तो इसको ये किससे रिजल्ट निकल आपको डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पर, ये 9 से। यहाँ पर देखिए आप कि मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई भी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर इनपुट करता हूं तो वो किसका स्क्वायर रूट है वो ज्ञात करेगा, यह आपका SQRT। तो इसके लिए भी आपको सिंपल सा है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और उसके साथ आपको SQRT मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फंक्शन को इंपोर्ट करना है। अब उसके अंदर जो वैल्यू आप पास करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे जो अपना फंक्शंस आ रहे हैं वो है आपके रैंडम मॉड्यूल्स के बारे में। देखिए आप जो आगे रैंडम जो नंबर गेसिंग वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा यूज इसी मॉड्यूल का होने वाला है। यानी अब इसके अंदर हम ऐसे फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं जिससे आप जो है रैंडम नंबर को जनरेट करवा सकते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे आपके लिए काम करेगा। कोई रैंडम नंबर चूज करना है तो वहां पर आप एक छोटी मिनी एप्लीकेशन बना सकते हो इसकी मदद से। अब इसको समझिए आप, रैंडम मॉड्यूल का प्रयोग जो होता है वो रैंडम मॉड्यूल वैल्यू को जो है जनरेट करने के लिए होता है। पहला फंक्शन इसके अंदर आता है रैंडम इंटीजर। ये क्या करता है कि किसी भी रैंडम को प्रयोग करने से पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जरूरी है, चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए रैंड इंट मेथड जो होता है वो दो वैल्यू, देखो इसके अंदर दो वैल्यू दी जाएगी, पहली होगी आपकी स्टार्ट और सेकंड होगी आपकी एंडिंग रेंज। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने इसको बोल दिया कि मुझे 5 से लेकर 15 के बीच की कोई भी वैल्यू को रैंडमली उठा के मेरे को दे दो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है रैंड इंटीजर के अंदर कि ये बीच की वैल्यू तो देगा, लेकिन इसके अंदर 5 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको 5 से लेकर 15 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसको। यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इन सभी वैल्यू में से ये आपको रैंडम जनरेट देगा। आप अगर ऐसा सोच के चल रहे हो कि 5 यानी इसके बाद यानी 6 से लेकर 14 के बीच में देगा, नहीं, इसमें 5 और 15 को भी ये साथ में इंक्लूड करेगा। कौन? रैंड इंटीजर फंक्शन। रैंड इंटीजर फंक्शन जो होता है इसको भी साथ में जो है ये यूज लेता है। अब मैं आपको इसको जो है प्रैक्टिकल भी समझा देता हूं सारा। देखिए मैं यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर रैंडम जो मॉड्यूल है उसके लिए मैं यहाँ पर इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर अपने पास कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, ये अपने पास यहाँ पर जो है रैंडम जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए मैं यहाँ पर जैसे एक कोई भी प्रिंट ले लेता हूँ किसी भी रैंडम नंबर का। जैसे मैं पहले रैंडम को यहाँ पर इंपोर्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया रैंडम मेथड को। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रैंड इंटीजर को भी कॉल कर लेता हूँ। अब इसके अंदर देखिए मैं एक स्टार्ट रेंज दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 2 कोमा एंडिंग रेंज दे रहा हूं यहाँ पर मैं 10, तो 2 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है और इसके बीच की कोई भी वैल्यू भी आ सकती है। इसको आप जब प्रैक्टिकल देखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको इसका आंसर भी पता चलेगा। देखिए इसने रैंडमली एक कोई भी वैल्यू को जो है यहाँ पर जनरेट करके आपको दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करता हूं, इस बार देखिए 4 आया, इस बार देखिए यहाँ पर 8 आया, इस बार देखिए 5 आया है। तो ये बार बार आपको क्या करेगा, अलग अलग रैंडम वैल्यू जो है जनरेट करके देगा। तो ये काम आपके कहां पर यूज ले सकते हैं आप, जब भी आपको कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करनी हो तो। अब देखिए आपके सामने मैं नेक्स्ट जो फंक्शन रखने जा रहा हूं वो है आपका रैंड रेंज, यानी रैंडम रेंज। अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या है भाई, ये भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, ये भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, लेकिन इसमें क्या है, यह भी रैंड इंटीजर की तरह रेंज में से वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन अंतर यह है कि यह स्टार्ट को इंक्लूड करता है परंतु एंड को इंक्लूड नहीं करता है। यहीं पर ही समझिए कि मैं इसको 5 से 15 के बीच में, ये 5 से 15 के बीच की रैंडम वैल्यू लेना चाहता हूं तो ये 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दे सकता है, लेकिन 15 नहीं देगा। यानी एंडिंग जो वैल्यू होगी उस रेंज को ये साथ में इंक्लूड नहीं करेगा। ये क्लियरली सुन लीजिएगा आप, रैंड रेंज और रैंड इंटीजर के अंदर ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रैंड इंटीजर जो होता है वो दोनों स्टार्ट और एंडिंग रेंज को भी इंक्लूड करके वैल्यू देता है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट रेंज को ही इंक्लूड करके आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। दोनों के अंदर बाकी दूसरा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं यहां पर देखो रैंड इंटीजर जो है उसके अंदर मैं रैंड रेंज को ले लेता हूं, तो देखिए यहां पर आपके पास 7 आ चुका है। अगर मैं रन करता हूं यहां पर 7 आ चुका है।
ये बार बार आपको जो है चेंज करता रहेगा। कभी कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये दूसरे केस में आपको वापस वही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है, रैंडम वैल्यू को बार बार जनरेट करेगा। ये मेन चीज इन दोनों के बारे में ध्यान रखनी है। और डिफरेंस आपको बता दिया है कि आप जो है इसके अंदर देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो है एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों रेंज को इंक्लूड करता है, जबकि रेंज जो होता है वो स्टार्ट को इंक्लूड करता है लेकिन एंडिंग को इंक्लूड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे की जो वैल्यू है वो है आपकी चॉइस के फंक्शन के बारे में। चॉइस फंक्शन क्या करता है, ये आपके लिस्ट में से अगर रैंडम एलिमेंट को रिटर्न करना है तब यूज में ली जाती है। अब आप बोलेंगे तीनों के तीनों ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लिस्ट पे काम करवाना है तो उसके लिए आपको चॉइस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ना कि रैंड रेंज या फिर रैंड इंटीजर का। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा चॉइस फंक्शन कैसे काम करता है। इसके अंदर लिस्ट जो दी जाती है उसमें से ये कोई भी रैंडम वैल्यू को जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक लिस्ट जनरेट करता हूँ। देखिए एक लिस्ट को जनरेट करता हूँ एल, यहाँ पर मैं ओ नाम से लिस्ट को जनरेट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज को इंपोर्ट करवा रहा हूँ, जैसे 12, 5, 7 और 90। एंटर कर देते हैं, लिस्ट बन चुकी है। अब एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर ये वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगा मैं, सॉरी स्टोर करवाऊंगा। इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर रैंडम फंक्शन को और रैंडम मॉड्यूल को इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चॉइस। ठीक है, इस चॉइस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। अब इसके अंदर किसके ऊपर अप्लाई करना, उस लिस्ट का नाम लिख दीजिए, ओ है, एंटर कर दीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इस LC को प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट LC, एंटर। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या रिजल्ट आया भाई, यहाँ पर आपके सामने 5 आया, यानी इसमें से इसने रैंडम वैल्यू को जो है जनरेट करके आपको दे दिया है। तो ये चीज आपको जब लिस्ट में से अगर आपको कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर चॉइस फंक्शन का यूज लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर रैंडम फंक्शन एक अलग से होता है। देखो रैंडम तो आपका मॉड्यूल है, लेकिन एक रैंडम वी फंक्शन होता है। ये क्या करता है, सिर्फ 0 से 1 के बीच की, सिर्फ 0 से 1 के बीच में आपको फ्लोट के रूप में, देखो सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है 0 से 1 के बीच का रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट भी देगा तो ये क्या किस फॉर्मेट में देगा, फ्लोट फॉर्मेट में, यानी ये 0 पॉइंट बाउंड दे सकता है, उसके आगे फ्लोटिंग मान है, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में जितना भी 0 के ऊपर फ्लोटिंग मान है वो रिटर्न अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आप रैंडम फंक्शन का यूज लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक वी नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर रैंडम डॉट रैंडम को कर रहा हूँ। ये रैंडम तो है मॉड्यूल और ये है फंक्शन। अब इसके अंदर जैसे मैं इसको कॉल करवा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, 0 से 1 के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू को उठा लेगा, 0.5275910120175672, ये रैंडम वैल्यू, और आप वापस एंटर करेंगे तो और आपको नई वैल्यू जनरेट करके देगा। उसके बाद आता है सफल। ये बहुत ही शानदार चीज है। सफल क्या करता है, ये बार बार उसकी लिस्ट की जो आपके लिस्ट का जो जगह होता है उसको ये बार बार अदला बदली करता रहता है। जैसे अभी यहाँ पर देखोगे तो 0 पे कौन है 20, 1 पे 30, 2 पे 10 और 3 पे कौन है 15। अब देखो मैं इसके ऊपर रैंडम डॉट सफल करता हूँ और इसको L यहाँ पर इसके ऊपर सफल ऑन कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा इस L को तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है आगे पीछे हो जाएगी, यानी जो 10 था आपके तीसरे नंबर पे वो आ चुका है 1 नंबर पे, और 30 जो था आपके दूसरे नंबर पे था यहाँ पर 1 पे, वो यहाँ पर आ चुका है, ये सेम है। लेकिन यहाँ पर 15 देखो यहाँ पे था, वो यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। और अब जब इसके बाद भी अगर आप सेकंड टाइम और रन करोगे तो और आपको जो है ये चेंज हो जाएगा, यानी ये 15 यहाँ पर थर्ड पे था, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। तो सफल का मतलब होता है कि किसी डिब्बे में डालकर अगर आप कोई, जैसे कोई भी आपने कोई कंकड़ पत्थर या अलग अलग चीजें डाली है, अब उस बॉक्स को या उस डिब्बे को बार बार हिलाते रहते हो, उसको वापस देखते हो तो देखो कोई चीजें ऊपर आ जाती है, कोई नीचे आ जाती हैं, या कोई आगे आ जाती है, कोई पीछे आ जाती है, तो इसको हम सफल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सफल के अंदर आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और इसके बाद अपना जो लास्ट आता है वो है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या करता है, यहां दी गई रेंज, यानी इसमें स्टार्ट और एंड भी होगा, यहां दी गई रेंज में से रैंडम फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है ना, ये रैंडमली क्या करता है, फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे 2 से लेकर 7 के बीच में जो भी रैंडम वैल्यू आती है उस रैंडम वैल्यू को, देखो रैंड इंटीजर और रैंड रेंज क्या दे रहे थे, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे, यानी बिना दशमलव का, लेकिन ये क्या करेगा, दशमलव वाली वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। तो अगर आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप यूनिफॉर्म यूज करेंगे, अगर आपको नॉन फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रैंड इंट या रैंड रेंज का यूज कर सकते हैं। ये आज की अपनी क्लास थी। अब इसको मैं फटाफट आपको रिपीट करके दिखा देता हूं ताकि आपको आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो।
सबसे पहले जो हमने फंक्शन पढ़ा था वो आपका जो था वो था आपके मॉड्यूल टॉपिक। मॉड्यूल क्या होता है, जो फाइल बनाई जाती है बेसिकली वो एक मॉड्यूल के रूप में जानी जाती है। इसके अंदर आप वेरिएबल, क्लास और फंक्शन जो बनाते हैं उसको आप किसी अन्य फाइल में भी यूज ले सकते हैं। इसका प्रैक्टिकली आपको मैं जब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करूंगा तब आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आए उसके लिए मैंने यहाँ पर बताया है कि आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट लिख के डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड का भी यूज करके कर सकते हैं, और आप अगर इसमें से फ्रॉम यूज करेंगे तो एक फंक्शन को भी ले सकते हैं और मल्टीपल फंक्शन को भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको मैथ के जो मॉड्यूल है मतलब ये इनबिल्ट है और ये क्या था, यूज डिफाइंड था। तो इनबिल्ट में मैंने आपको आज पहला मॉड्यूल शुरू करवा दिया है मैथ का, जिसके अंदर पहला आता है सेल। सेल क्या करता है, आपको आगे का मान रिटर्न करता है। फ्लोर क्या करता है, पीछे का मान रिटर्न करता है। फेब्स क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, यानी ये पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने में काम आता है। यानी आप माइनस की वैल्यू देंगे ये उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। फैक्टोरियल क्या करता है अभी आपका, फैक्टोरियल आपका क्या करेगा कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं इसके अंदर तो उसको कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है, उसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। जैसे आप 3 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके 6। तो 3 का फैक्टोरियल जो मान होता है वो होता है आपके 6। तो ऐसा अगर आपको कहीं पर भी प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए आप फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे। आगे हमने फ्लोर यूज किया था, तो ये क्या करता है, आपका नीचे का जो मान होगा फर्श का मान वो ज्ञात करेगा। जैसे मैंने दिया यहाँ पर 6.4, तो इसका फ्लोर मान क्या होगा, 6 होगा। अगर इसका सेल मान ज्ञात करें तो इसका सेल मान होगा 7। उसके बाद हमने एप सम का यूज किया था। एप सम क्या करता है, ये लिस्ट या टपल में जो भी वैल्यू दी जाती है उसका ये सम ज्ञात करके आपको रिजल्ट उसका आउटपुट दे देता है। एसक्यूआरटी क्या करता है, स्क्वायर रूट ज्ञात करता है, जो भी वैल्यू आप पास करेंगे उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो आपको रिटर्न के अंदर दे देगा। ठीक है, जैसे मैं 16 दे रहा हूं तो 16 का यानी 4 गुणा 4 क्या होता है आपका 16 होता है, तो इस 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4 हो गया, इस प्रकार से। उसके बाद हमने रैंडम मॉड्यूल्स को पढ़ना शुरू किया था। देखो वो तो थे आपके मैथ मॉड्यूल। उसके बाद दूसरा हमने मॉड्यूल पढ़ना शुरू किया था रैंडम। ये पहले से बने बनाए होते हैं, जिसमें रैंड इंट लिया था, जिसमें क्या था कि ये स्टार्ट और एंड इन दोनों रेंज को इंक्लूड करेगा और इनमें से जो भी रैंडम वैल्यू होगी वो आपको बार बार आउटपुट के रूप में देता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो अपना फंक्शन था वो था आपके रैंड रेंज का। ये क्या करता है, स्टार्ट को तो इंक्लूड करेगा लेकिन एंडिंग को इंक्लूड जो है वो नहीं करेगा। आगे देखो चॉइस फंक्शन जो होता है वो लिस्ट में से कोई रैंडम वैल्यू को जनरेट करने के लिए काम आता है। उसके बाद देखो रैंडम वैल्यू जो होती है रैंडम फंक्शन वो क्या करता है, आपके 0 से लेकर 1 के बीच का जो फ्लोट मान होता है उसको रिटर्न करता है। सफल मान क्या करता है, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू दी गई है एलिमेंट उसका जो इंडेक्स नंबर होता है बार बार चेंज करने के लिए काम आता है, या उस एलिमेंट को जो है आपको आगे पीछे करने के लिए बार बार जो है सफल करने के लिए काम आता है। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म पढ़ा था। यूनिफॉर्म क्या करता है, रेंड इंटीजर की तरह ये जो दो रेंज दी गई उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा बीच की, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो मान आएगा वो दशमलव के रूप में आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार से देखिए 2 और 7 के बीच का जो रैंडम यूनिफॉर्म वैल्यू है वो है आपका 4.551539 101201 और यहाँ पर 32219, ये आपका इसका मान हो गया यूनिफॉर्म का। तो ये आज की क्लास थी। अब आपके सामने आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको एक पेज के ऊपर लिखें और उसको आप जो है अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी हर एक क्लास जो है आपके लिए इसी प्रकार दमदार तरीके से बन के आती रहे। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आ रहा है, मॉड्यूल कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम आपको उस पेज के ऊपर लिख के बताने हैं। दूसरा फंक्शन है आपका कि फैब्स जो मॉड्यूल होता है, फैब्स फंक्शन जो होता है मॉड्यूल के अंदर वो क्या रिजल्ट देता है। एप सम जो होता है मॉड्यूल वो क्या रिजल्ट देता है। रेंड इंटीजर और रेंड रेंज में क्या अंतर है, मैंने आपको जस्ट बताया अभी, वो अंतर आपको बताना है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये। और उसके बाद आपको बताना है यूनिफॉर्म मॉड्यूल जो होता है वो क्या रिजल्ट देता है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट जो क्लास के क्वेश्चंस। अब इनकी जो है आपकी पीडीएफ आप जो है ग्रुप के अंदर आपको शेयर की जा रही है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनके आंसर आपको जो है हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं पाइथन की एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।